हेलो। कल की वीडियो में हमने करमचंद तक पूरी चंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे के राजा के बारे में पढ़ेंगे जो कि है ज्ञानचंद। जो कि कौन है? ज्ञानचंद। इनके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो ज्ञानचंद करमचंद के बाद सक्सीड करते हैं थ्रोन को, और जिस डेट पे सक्सीड करते हुए 365, और 365 से लेके 1420 तक रूल किया था। कहाँ? कुमाऊं रीजन पे। तो गरुड़ ज्ञानचंद एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं चंद्र डायनेस्टी में, बिकॉज ये पहले चंद्र रूलर थे, फर्स्ट चंद्र रूलर थे ये, जो कि दिल्ली गए और उसके सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिले। फिरोज शाह तुगलक से मिले, ठीक। फिरोज शाह तुगलक से ये मिले वहां। अब कोई राजा अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहा है उसके राजा से मिलने, तो इसके पीछे एक रीजन होता है। वो रीजन यहाँ पे ये था कि जो कुमाऊं का तराई रीजन था, वो काटेहरी के जो हिंदू थे, एक सेक्ट था, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था, तराई रीजन को, कुमाऊं को, ठीक है। क्या कर लिया था? उसको कैप्चर कर लिया था। तो ज्ञानचंद बड़ा परेशान था इन काटेहरे के हिंदू से, तो इनसे ऋण पाने के लिए वो गया कहाँ? दिल्ली। और उसने एक बहुत हैंडसम अमाउंट, एक ट्रिब्यूट दिया, पे किया किसको? फिरोज शाह तुगलक को। तो उस ट्रिब्यूट से खुश होके फिरोज शाह तुगलक ने हेल्प करी किसको? ज्ञानचंद को। किसको? ज्ञानचंद को हेल्प करी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसको हराने के लिए? काटेहारे के हिंदूज को हटाने। काटेहारी के हिंदूज को हराने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद की हेल्प करी। जब सॉरी जब ज्ञानचंद वापस आया दिल्ली से, तो उसने अपना एक बख्शी, यानी कि चीफ कमांडर जो था, बख्शी, जिसका नाम था नीलू कठायत, नीलू कठायत या कठायत, कठायत, नीलू कठायत नाम था, उसको भेजा कि आप जाइए और लेड करिए काटेहारे के हिंदूज के खिलाफ। और बहुत इजीली, विद द हेल्प ऑफ फिरोज शाह तुगलक आर्मी, वो डिफीट कर देता है इनको, और तराई रीजन फिर से आ जाता है किसके अंदर? ज्ञानचंद के अंदर। अब इतनी सारी, जब एक किंग दूसरे किंग की हेल्प कर रहा है, तो उनके बीच में काफी अच्छे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने ऑफर किया किसको? ज्ञानचंद को, कि आइए मेरे साथ हंटिंग पे चले। उस समय पे हंटिंग एक नॉर्मल राजाओं का शौक हुआ करता था। ये जाते थे और शिकार करते थे। जानवरों को मारना एक स्पोर्ट्स भी माना जाता था, और शिकार एक शौक होता था। तो ज्ञानचंद जब फिरोज शाह के साथ कहाँ गए? हंटिंग पे गए। कहाँ गए? इसके साथ, फिरोज शाह के साथ कहाँ गए? हंटिंग पे गए। तो फिरोज शाह ने देखा कि ज्ञानचंद ने एक बहुत उड़ते हुए फास्ट उड़ते हुए ईगल को वन शॉट में क्या कर दिया? मार दिया। वन शॉट में क्या कर दिया? उसको मार दिया। तो इसको देख के फिरोज शाह बहुत ज्यादा क्या हुआ? इम्प्रेस हुआ। तो उसने, फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को एक टाइटल दिया, जो था गरुड़ का। इसका टाइटल दिया गरुड़, या गरुड़ का, क्योंकि उन्होंने एक बहुत फास्ट स्पीडिंग उड़ते हुए गरुड़ को क्या किया था? मार गिराया था। इससे इम्प्रेस होकर फिरोज शाह तुगलक ने कहा, आपके जो स्किल्स है शिकार को लेकर, वो बहुत अच्छे हैं, और आपके जो रिएक्शन टाइम है वो काफी अच्छे है। तो इसलिए उन्होंने उसको एक टाइटल दिया, जिसको बोला कि आप आज से गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाने जाएंगे। तब से हम ज्ञानचंद को गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ राइटर ये भी कहते हैं कि उन्होंने गरुड़ की उपाधि इसलिए भी ली थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कहते हैं कुछ राइटर की, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो कहते हैं एक विष्णु के डिवोटी थे। इसके डिवोटी थे? विष्णु के डिवोटी थे। और विष्णु के डिवोटी थे, तो जो गरुड़ होते हैं वो विष्णु के वाहन होते हैं, तो इस वजह से वो गरुड़ की उपाधि उन्होंने ली थी। और सबसे बड़ी बात, जो जहाँ से ये हम कह सकते हैं कि वो
गरुड़ की उपाधि उन्होंने विष्णु के डिवोटी होने से ली थी, क्योंकि जो उनकी रॉयल सील थी, उस पे भी जो चित्र बना था, जो कैरेक्टर बना हुआ था, वो भी क्या था, गरुड़ी था। तो अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जैसे ही वो राजा बने और दिल्ली चले गए, देन वहां शिकार पे गए और देन फिरोज शाह तुगलक ने उनको गरुड़ की उपाधि दी। ये वन ऑफ द स्टोरी, और ये रियल स्टोरी भी हो सकती है या है। तो लेकिन रॉयल सील पे भी गरुड़ का ही उनका रॉयल सील पे भी गरुड़ की ही आर्ट होना इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि शायद फिरोज शाह तुगलक ने उनको गरुड़ की उपाधि दी हो, लेकिन उससे पहले भी वो गरुड़ को एडमायर करते थे। ये एक बात यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करती है इस बात को, इसलिए दो स्टोरीज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हंटिंग पे गए, फिरोज शाह तुगलक ने उनको टाइटल दिया, और एक ये कि वो विष्णु के डिवोटी थे, गरुड़ को काफी बहुत ज्यादा डिवोशन था विष्णु के प्रति, तो इसलिए गरुड़ को वो एक अपना प्रतीक चिन्ह मानते थे, तो इसलिए उन्होंने उसका टाइटल लिया। ये थी ज्ञानचंद की बात। ज्ञानचंद के बाद जितने भी हमारे पास राजा देखने को मिलते हैं, या ज्ञानचंद के बारे में हमें जो जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है, वो हमें मिलती है सेरा खारकोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन ऑफ पिथौरागढ़। ठीक, यहाँ से हमको ज्ञानचंद के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ज्ञानचंद के बारे में हमें इतनी ही जानकारी प्राप्त है। उसके बाद जो ज्ञानचंद के बाद जितने भी राजा है, उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, सिर्फ उनका नाम पता है। जो वो राजा थे हरिचंद, फिर आए धनचंद, फिर आए आत्मया चंद, देन विक्रम चंद। ये बात कर, विक्रम चंद। विक्रम चंद ने रिस्टोरेशन कराया था, इनके बारे में एक बात याद रखना, रिस्टोरेशन कराया था टेम्पल ऑफ बालेश्वर, बालेश्वर टेम्पल, बालेश्वर टेम्पल ऑफ चंपावत का। इनके बारे में हमें इतनी जानकारी प्राप्त है, और इस लिनेज के बारे में हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। विक्रम चंद के बाद आते हैं धर्मचंद। विक्रमचंद के बाद कौन आते हैं? धर्मचंद। और फिर धर्मचंद के बाद जो असेंड करते हैं, जो अगले रूलर हमको देखने को मिलते हैं चंद डायनेस्टी में, वो है भारती चंद। ठीक, भारती चंद, इन्होंने 1437 से लेके 1477 तक वहां के ऊपर रूल किया। तो जो भारती चंद थे, इनको बहुत ब्रेव किंग बोला जाता है। ठीक, ब्रेव किंग क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो किंग ऑफ डोटी थे, किंग ऑफ डोटी थे, इनको इन्होंने चैलेंज किया था। चैलेंज कहाँ किया था, मतलब कि जो किंग ऑफ डोटी थे, इन्होंने अटैक किया था कहाँ, भारती चंद के एम्पायर पे, तो उसने इसको डिफेंड करते हुए इनको क्या किया था, डिफीट किया। तो इसलिए इनको ब्रेव किंग बोला जाता है। और बहुत ज्यादा मायने रखता है भारतीय चंद का काम यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो अभी तक जितने भी चंद रूरल थे, वो क्या थे, फ्यूडेटरी थे, किसके, किंग ऑफ डोटी के। किंग ऑफ डोटी के अभी तक के क्या थे, वो फ्यूडेटरी थे, फ्यूडेटरी थे। लेकिन जब ये वाला बैटल हुआ, भारती चंद और किंग ऑफ डोटी के बीच जो बैटल चला, तो इस बैटल में क्या हुआ, भारती चंद ने इनको डिफीट किया, तो उन्होंने क्या कर लिया, ये फ्यूडेटरी का मार्क जो था उसको हटा दिया, और क्या बन गए, इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। इंडिपेंडेंट रूलर बन गए कहाँ के, कुमाऊं रीजन के। तो ये बहुत बड़ी एक इनके रीन में इनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इन्होंने कुमाऊं के एम्पायर को इंडिपेंडेंट किया था। अभी किया कैसे, इसके बारे में जो दो रीजन थे, एक था शेरा वाला रीजन, जो कि डेडी हार्ट वाला रीजन हो गया, और दूसरा था शोर रीजन। शोर यानी कि पिथौरागढ़ वैली। ठीक,
पिथौरागढ़ वैली में। अब पहले हम शेरा की बात करेंगे। शेरा में किंग ऑफ डोटी का रूल था, ठीक, ये हमने मान लिया कि किंग ऑफ डोटी थे, लेकिन वो किंग ऑफ डोटी में मल्ल डायनेस्टी थी जो रूल करती थी। क्या थी? मल्ल डायनेस्टी थी जो क्या करती थी? रूल करती थी। कहाँ? शेरा रीजन पे। और जो शेरा रीजन पे राजा था उसका नाम था यक्ष या जयमल। ये दोनों एक ही आदमी है, लेकिन अलग अलग इंस्क्रिप्शन पे हमको इनके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये क्या था? सिंगल पर्सन। या तो वो यक्ष होगा या जयमल होगा, लेकिन वो क्या था? सिंगल पर्सन था। तो शेरा वाले रीजन पे ये हालात थे। एंड देन अगर मैं शोर वाले रीजन की बात करूं, तो शोर रीजन में भी क्या थे? किंग ऑफ डोटी ही थे। किंग ऑफ डोटी थे, लेकिन थोड़ी अलग ब्रांच थी। क्या थी इनकी? डिफरेंट ब्रांच से थे ये वाले डोटी। क्या थे? डिफरेंट ब्रांच से थे, ठीक। जो ये डिफरेंट ब्रांच थी इसको बोलते थे ये लोग बम या बमशाही, ठीक। शेरा वैली में मल्ल डायनेस्टी थे और उनका राजा जयमल्ल था, लेकिन शोर रीजन में इनको क्या बोला जाता था? बम या बमशाही। और जो शेरा रीजन में जो इस डायनेस्टी के राजाओं को बोला जाता था वो बोला जाता है रायकाज। ये हम पहले भी पढ़ लिया। इनको क्या बोला जाता था? रायकाज बोला जाता था। और यहाँ इनको क्या बोला जा रहा है? शोर वैली वाले में बम और बमशाही बोला जा रहा है। तो इनका जो राजा था वो था बलि नारायण संसार मल्ल। बलि नारायण संसार मल्ल, ये इनका राजा था। अब देखिए अब क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। अब देखिए अब ये दोनों राजा क्या करते हैं? अटैक करते हैं। कहाँ? भारती चंद के रीजन पे, भारती चंद के ऊपर। अब भारती चंद कहाँ बैठा हुआ है? भारती चंद बैठा हुआ है चंपावत पे, ठीक। चंपावती था उनका जो रूल करने का सेंटर था उस समय पे। अभी फिर कैपिटल ट्रांसफर होती है वो बात की बात है, लेकिन अभी तक वो कहा है? चंपावत पे बैठा हुआ है। तो जो ये था कौन? बाली नारायण संसार मल्ल। कौन? बाली नारायण संसार मल्ल, ठीक है। जो ये आदमी था इसने क्या किया? ये आया और चंपावत चंपावत के नेबरिंग में, चंपावत के आउटस्कर्ट्स में, ठीक है, चंपावत के आउटस्कर्ट में इसने क्या किया? अपना कैंप डाला। अपने क्या डाला? कैंप डाला। और वो कैंप कितने सालों के लिए डाला? इट्स अ वेरी ह्यूज टाइम पीरियड। वो था 12 ईयर्स। क्योंकि 12 साल तक वो कैंप डाल के बैठा रहा। कहाँ पे? चंपावत के आउटस्कर्ट में। और उस रीजन का नाम था बाली चौकर, इसलिए उसको क्या बोलते? बाली चौकर, ठीक। इस जगह पे उसने क्या कर दिया? 12 ईयर के लिए अपना कैंप डाल दिया। इस तरीके से पहले युद्ध होते थे कि एक फोर्ट्रेस होता था, उसके बाहर आर्मी आती थी और फोर्ट को सीज कर देती थी। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी था, लेकिन उसने 12 साल तक क्या किया था? सीज डाली थी। तो अब इस चीज को टैकल करने के लिए भारती चंद ने क्या किया? देखिए भारती चंद, भारती चंद के पास जो आर्मी थी ना वो बहुत अच्छी थी। और उस आर्मी का नाम था कतुक। कतुक बोला जाता था उस आर्मी को। और उस आर्मी की खासियत क्या थी? कि उस आर्मी में ना कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। उसमें हर रिलीजन से आपको सोल्जर देखने को मिलते थे, हर कास्ट से सोल्जर देखने को मिलते थे। तो सिर्फ उनकी ब्रेवरी और स्किल्स के आधार पर उनको अपॉइंट किया जाता था एज अ सोल्जर, और वो क्या करते थे? युद्ध लड़ते थे। तो भारती चंद्र ने अपनी आर्मी के हिसाब, अपने आर्मी को लेके उसने क्या करा? किंग ऑफ डोटी को चैलेंज कर दिया। किंग ऑफ डोटी को क्या किया? चैलेंज कर दिया, ठीक। किंग ऑफ डोटी को क्या किया? चैलेंज किया। और बहुत आसानी से इनको क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। बहुत आसानी से इनको क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, ठीक। और डिफीट करते समय जो मेन ऑब्जेक्टिव था इनकी आर्मी का, मेन ऑब्जेक्टिव था इनकी आर्मी का, वो था कि क्या कर दे? जो बाली चौकर नाम की जगह है, या बाली चौर या बाली चौकर नाम की जगह है, इसको कैप्चर करना था।
इसको करना था, कैप्चर करना था, जो कि कहाँ पे था ये? बैंक ऑफ काली रिवर के आसपास, बैंक ऑफ काली रिवर के आसपास। ठीक। तो सबसे पहले भारती चंद की क्या करा इन्होंने, पाली चौधर को कैप्चर किया, और उसके बाद क्या किया, डोटी के जितनी भी आर्मी थी उनको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। अब डिफीट करने के बाद शोर वैली में तो कर दिया, अब कौन सा रीजन बचा, शेरा रीजन में। शेरा रीजन में भी अपने दोनों बेटों की सहायता से, इसके दो बेटे थे, कुंवर प्रताप और रत्नचंद, प्लस रत्नचंद, ये दोनों इसके बेटे थे, और इनकी सहायता से भी इन्होंने क्या किया, शेरा वाले रीजन और शोर वाले रीजन पे क्या कर दिया, इन्होंने आराम से क्या कर दिया, उनको डिफीट कर दिया। वो दो रीजन थे जिनके बाद, जैसे इन्होंने बाल चौड़ किया पहले, बाली चौड़ को डिफीट किया, फिर इसको डिफीट करने के बाद ये बढ़ गए बारालू की तरफ, बारालू की तरफ बढ़े, बारालू के बाद ये पढ़े, ये इन्होंने जो अपने अंदर लिया, वो था, वो रीजन था आपका बर्तिया कोट वाला। कौन सा? बर्तिया कोट वाला। ठीक, बर्तिया कोट। ये सारे हिस्टोरिकल नेम्स है जगहों के। तो इन जगहों पे उन्होंने एक्सपीडिशन किया था, फर्स्ट यहाँ किया, सेकंड यहाँ किया, एंड थर्ड यहाँ किया। इन सब जगह पे जाने के बाद उन्होंने कंप्लीटली क्या कर लिया, कंप्लीटली क्या किया, किंग ऑफ डोटीज को, किंग ऑफ डोटीज को क्या कर दिया, कुमाऊं रीजन या उत्तराखंड से क्या कर दिया, कुमाऊं रीजन या उत्तराखंड से क्या कर दिया, बाहर फ्लैट करा दिया, क्या करा दिया, वो भाग गए यहाँ से। ठीक है। अब ये करने के बाद जो उनका राजा था कुंवर पर्वत चंद, इन्होंने इसको क्या कर दिया, रूलर बना दिया, कहाँ का, बारालू का, और बोला कि यहाँ आप अपना रीन चलाइए। और खुद स्वयं जो भारती चंद था, स्वयं जो भारती चंद था, उसने भरतिया कोट, भरतिया कोट पे भरतिया कोट पे रहा, और वहां अपना क्या बना लिया, पैलेस बना लिया, और वही रहने लगा। ठीक। और जो उनका छोटा बेटा था रत्नचंद, रत्नचंद जो उनका छोटा बेटा था, उसको दे दिया, रत्नचंद जो बेटा था उनका, उसको दे दिया इलाका, कौन सा, बारालू वाला, और प्लस थल और पिथौरागढ़ वाला, जितना भी शेरा कोट, शेरा वाला रीजन था, वो सारा उनको क्या दे दिया, रत्नचंद को दे दिया। ठीक। अब मल्ल ऑफ क्या हुआ, शेरा, मल्ल ऑफ शेरा यानी कि डिडीहाट वाले रीजन यहाँ भाग गए। ठीक है। अब जो बारालू और थल वाला इलाका है, ये पड़ता है आपके पिथौरागढ़ वाले साइड पे, और डिडीहाट जो शेरा वाला इलाका है, ये काफी दूर पड़ता है, मतलब जो पॉलिटिकल आपका ज्योग्राफी है वो काफी दूर दूर है। तो इस वजह से जो मल्ल थे शेरा के, जब वो भागे वहां से, जब वो चले गए शेरा रीजन को छोड़ के, तो जो इधर शेरा वाला रीजन था, मतलब काली रिवर के जस्ट बैंक के जो एरियाज थे, वहां क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। ठीक। एक क्या हो गया, वर्ड हो गया, मतलब कोई पोस्ट नहीं थी। एक को तो उन्होंने वहां डाल दिया, अपने बारालू पे डाल दिया एक बच्चे को, एक को बटिया कोट पे डाल दिया। सॉरी, ये रत्नचंद पे मैंने बारालू बोल दिया ना, ये बारालू नहीं पे थे, ये सिर्फ शेरा रीजन और थल रीजन पे क्या कर रहे थे, अपना वो कर रहे थे, रूल कर रहे थे। कि बारालू तो उन्होंने कुंवर प्रताप चंद को दे दिया था, पर्वत चंद को दे दिया था कि आप यहाँ करिए। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो देन आगे बढ़ते हैं। तो जब मल्ल ऑफ शेरा भाग गए वहां से, तो वहां एक वर्ड क्रिएट हुआ। तो अब इस रीजन को भरने के लिए क्या किया, किसने, भारती चंद ने क्या किया, इस वर्ड को फिल करने के लिए, शेरा रीजन में एक सेक्ट रहता था, एक कम्युनिटी रहती थी, बसेरा। ठीक। अब इस बसेरा सेक्ट में से उसने एक इंसान को चुना, एक आदमी को चुना, जो काफी ज्यादा लॉयल था अपने राजा को लेके। उनका नाम था दुंगा बसेरा, दुंगा बसेरा। फिर इनको बोला कि आप यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या कीजिए, रन कीजिए। फिर ये दुंगा बसेरा जो सक्सीड करे, ठीक है, फ्यूडिटरी थे चंद राजाओं के, तो इसको फिर इनको सक्सीड किया किसने, इनको सक्सीड किया मदन सिंह बसेरा ने। ठीक। मदन सिंह बसेरा ने, मदन सिंह बसेरा ने क्या किया, इनको सक्सीड किया। और ये बात है 52 की।
ठीक है, 1452 की बात है। इस समय पे इन्होंने ये कर दिया था। और फिर मदन सिंह को सक्सीड किया राय सिंह बसेरा ने। इतनी जानकारी जानने को अभी हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये एक क्रोनोलॉजी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या लेंगे ना, टाइम जंप लेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं 1452, क्योंकि शेरा रीजन का यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूड करना पड़ेगा हमको कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या था। ठीक है, तो शेरा रीजन में पहले देखिए, पहले मल्ल वहाँ पे रूल कर रहे थे शेरा रीजन में। देन फिर चंद ने डिफीट कर दिया भारतीय चंद ने। फिर भारतीय चंद ने वहाँ पर एक सेक्ट था बसेरा, जिसमें से एक दूंगा बसेरा नाम के आदमी को अपना फ्यूडेटरी बना दिया। तो फिर उसकी लीनेज वहाँ पे रूल करने लगी। बट मल्लू को तो चाहिए ही चाहिए था ना, काली रिवर की बैंक वाला इलाका, शेरा वाला जो रीजन था, मल्लू को चाहिए ही चाहिए था। मल्लू को कहता था चाहिए चाहिए था, हमेशा उसके लोग क्या लेते थे, बड़े लालायित रहते थे। तो वो वाला रीजन उनको चाहिए था, क्योंकि वो काफी फर्टाइल इलाका है। ठीक है, इसलिए तो क्या हुआ, अब हम टाइम में जंप कर रहे हैं, 1452 से हम सीधे 1539 पे जाएंगे। ये तब की बात है। ठीक है, फिर ये आगे हम क्यों जंप कर रहे हैं अभी आपको पता लगेगा। ठीक है, क्या हुआ, मल्ले ने फिर से 1539 पे क्या किया, अटैक किया शेरा पे। क्या किया, अटैक किया शेरा पे। क्या किया, अटैक कर दिया। ठीक, शेरा पे अटैक कर दिया और हरा दिया इन बसेरा किंग को। मतलब जो वहां के क्या थे, फ्यूडेटरी थे बसेराज, उनको क्या कर दिया, हरा दिया। और अपने राजा कौन, एक उनका वो था, राजा था शोभा मल्ल, वहां पे क्या बन गया, राजा बन गया। देन अगेन फिर से वही टर्मोइल सिचुएशन क्या हुई वहां पर, बन गई कि भाई अब क्या। लेकिन मल्ल राजाओं को पता था कि जो शेरा रीजनों का उनके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, अगर वो चंद से अच्छे अलायंस नहीं रखेंगे तो फिर से उनके हाथ से वो रीन जा सकता है। तो शोभा मल्ल ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी की शादी चंद से करा दी। और उस समय जो चंद राजा थे वो थे किंग बालो कल्याण चंद। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बालो कल्याण चंद। ठीक, इनसे इनकी क्या करा दी, शादी करा दी। और एक मैटेरियल रिलेशन बना लिया, ताकि उनके पास वो रीजन रहे। और देन क्या हो, अ, अच्छे से वहां पे वो क्या कर सके, अपना एम्पायर चला सके, और जितने भी वहां से रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है उसको लेके डोटी जा सके। लेकिन ये ज्यादा समय तक चला नहीं। फिर एक अगले राजा हमारे आएंगे, रुद्रचंद। इन्होंने इनको हरा दिया था। इन्होंने इनको क्या कर दिया था, हरा दिया था। रायमल्ल जो शोभा चंद के बाद आए थे, शोभा मल्ल के बाद रायमल्ल आए थे, तो इनको हरा दिया था किसने, रुद्रचंद ने। एंड देन फिर से पूरा एम्पायर चंद के अंदर आ गया था। तो ये था शेरा रीजन की कहानी, जो कि हमने जम किया था 1452 से लेके सीधे 1539 पे। तो इसलिए हमने ये जम किया था कि शेरा रीजन का हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि हुआ क्या क्या था। अब देन फिर सब भारती चंद पे आएंगे। भारती चंद ने ये बहुत अच्छा काम किया था कि जो फॉरिजन योग था उसको उखाड़ फेंका था, और कुमाऊं रीजन में इंडिपेंडेंट चंद रूल को क्या कर दिया था, स्टैब्लिश कर दिया था। देन फिर ये सब करने के बाद भारती चंद ने बड़तिया कोटे पे अपना पैलेस बनाया और वहां रहना शुरू कर दिया था। देन फिर ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, तो उसके बाद भारती चंद के बाद जो उनको सक्सीड किया वो किया रत्नचंद ने। ठीक है, किसने किया, रत्नचंद, उनके सन थे। और वो कब किया, 1477 पे किया। ठीक है, और रत्नचंद ने रूल किया 1488 तक। ठीक, 1488 तक इन्होंने रूल किया। बहुत अच्छी बात हुई। देन फिर भारती चंद ने, भारती चंद के बाद रत्नचंद आए, और रत्नचंद के बाद कौन आएंगे, कीर्ति चंद आएंगे। कौन आएंगे, कीर्ति चंद। और फिर कीर्ति चंद के बाद आएंगे प्रताप चंद। कौन आएंगे, प्रताप चंद। फिर आएंगे ताराचंद। फिर आपके आएंगे कौन, मानिक चंद। मानिक चंद। फिर आएंगे कल्याण चंद। फिर कौन आएंगे, कल्याण चंद। ये वही कल्याण चंद है, बालू कल्याण चंद वाले। ठीक, कल्याण चंद। कल्याण चंद के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है क्योंकि कल्याण चंद के बारे में हमें जो पता मिलता है वो मिलता है कल पानी। ये इंस्क्रिप्शन याद रखनी पड़ेगी, कल गढ़, कल गढ़ बेटा पिथौरागढ़।
गढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, प्लेट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन से हमें कल्याण चंद के बारे में पता लगता है। अब कल्याण चंद के बारे में क्या पता लगता है, एक तो उन्होंने जो रूल किया था वो क्या था, 45 से लेके 1565। अब देखिए, हमने अभी एक बात करी थी कि 1539 में 1539 में कि शोभा मल्लिक ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी थी, बालो कल्याण चंद से कर दी थी। और वो कब की थी, 1539 पे। इसका मतलब ये हमें देखने को मिलता है कि जब शादी कराई थी ना, तो राजा कौन रहेंगे, मानिक चंद ही रहेंगे, क्योंकि मानिक चंद के बाद जो रूल किया होगा तभी बालो कल्याण चंद ने किया होगा। तो इस वजह से जो इनका टाइम पीरियड है, और जब वो राजा बने तो राजा कब बने, लेकिन 1545 में बने, ठीक है। तो जैसे ही ये राजा बने, इन्होंने सबसे पहले काम जो किया वो किया कैपिटल ट्रांसफर। क्या किया, कैपिटल ट्रांसफर। अब कैपिटल ट्रांसफर कहाँ से कहाँ गया, पहले थे चंपावत पे, उसके बाद ट्रांसफर करके कहाँ बना दिया, अल्मोड़ा बना दिया। और कब बनाया, 1563 में, जब इन्होंने मानेकोट पे क्या करा, जब इन्होंने मानेकोट को डिफीट किया और वहां विक्ट्री प्राप्त करी, तो उसके बाद इन्होंने चंपावत से अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी, अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी 1563 में, ठीक। अब जब अल्मोड़ा में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी, तो वहां पे दो सेक्ट थे इनको जिनकी मदद से इन्होंने वहां पे कैपिटल शिफ्ट करने में इनको काफी मदद मिली। वो दो सेक्ट थे पंत एंड उप्रेती, ठीक, पंत एंड उप्रेती, ये दो सेक्ट थे जिनको अल्मोड़ा के कोर्ट पे काफी अच्छी पोजीशन मिली, बिकॉज इन्होंने हेल्प करी थी अल्मोड़ा को कैपिटल बनाने में, ठीक। लेकिन चंपावत में जो जोशीस थे, जो भी उनके फ्रंटियर थे, क्या कहते हैं, चंपावत में जितने भी उनके कोटियर थे, ब्राह्मण्स थे, जोशी थे, वो थोड़ा से क्या हुए, ऑफेंड हुए कि यार अब तो इन्होंने चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया कैपिटल, तो अब जो चंपावत के फूड चंपावत के जो चंपावत के पैलेस पे जो कोर्ट है, वहां के जो कोर्टियर थे वो थोड़े से नाराज हो गए कि अब हमको उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी अल्मोड़ा में जितनी हमको यहाँ मिलती थी। बट ऐसा हुआ नहीं, बालो कल्याण चंद ने क्या किया, अल्मोड़ा में ही जो जोशीस थे चंपावत वाले, उनको भी क्या किया, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी, ताकि उनका जो कॉन्सेंट्रेटेड जो शासन है वो बना रहे चंपावत पे भी, अल्मोड़ा पे भी, और पूरे कुमाऊं रीजन पे। तो ये काम किया था किसने, बालो कल्याण चंद ने। बालो कल्याण चंद के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है रुद्रचंद। वो है रुद्रचंद। रुद्रचंद का जो रीन है वो है 1565 से लेके 1595, ठीक, 1597 तक ये रूल करता है। अब रुद्रचंद के बारे में सबसे बड़ी बात जो है, ये ना बहुत अच्छे स्कॉलर थे। क्या थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे। वो भी किसके, स्कॉलर ऑफ संस्कृत। और इतने अच्छे, ये संस्कृत के विद्वान इतने अच्छे थे कि जो इनका कोर्ट के पंडित थे, कोर्ट के जो पंडित थे, वो हमेशा बनारस और कश्मीर के पंडितों को, बनारस एंड कश्मीर के पंडितों को चैलेंज करते थे शास्त्र के लिए। तो इस वजह से रुद्रचंद बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज करते हैं जितना भी स्कॉलर वर्क उस समय पे हुआ था संस्कृत को लेके, ठीक। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक के बारे में काफी कुछ हमें जानने को मिलता है। उस बुक का नाम था, बुक लिखी किन्होंने, रुद्रचंद ने। उस बुक का नाम है, थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लीजिएगा, त्रिवर्णिका, त्रिवर्णिका, त्रिवर्णिका धर्म निर्णया, धर्म निर्णया, ये बुक का नाम है, त्रयवर्णिका धर्म निर्णय, इस बुक का नाम है।
इस बुक में जो हमको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है, एक तो हमको सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पता चलता है इस बुक के बारे में कि उस समय पे सोशल इंजीनियरिंग कैसी रहेगी। सोशल इंजीनियरिंग मतलब कि उस समय पे जो हमारा सोसाइटी थी वो किस तरीके से वर्क करती थी। वर्क करने का मतलब कि किस किस प्रकार के उसमें सेक्ट थे, कौन सी उसमें कास्ट थी, किस हिसाब से राजा के कोर्ट में जो कोर्टियर थे उनको रखा जाता था, उनकी स्किल के हिसाब से। इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग हमको उसमें देखने को मिलती है। और जो दूसरा हमको देखने का मिलता है, वो जो मेनली एक चीज पे फोकस किया गया है, वो किया गया है ब्राह्मण कम्युनिटीज पे। ठीक, ब्राह्मण कम्युनिटीज पे, और प्लस उनके गोत्र के बारे में बताया गया, गोत्रास के बारे में इस पे बात करी गई है। तो इस बुक के अकॉर्डिंग ब्राह्मण को डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में क्या किया है, कैटेगराइज किया है। जो हाई क्लास ब्राह्मण थे, हाई कास्ट ब्राह्मण या हाई क्लास ब्राह्मण, हाई क्लास ब्राह्मण, इनको बोला जाता था क्या, चौथानी। चौथानी, चौथानी इनको बोला जाता था। और इनको अलाउ नहीं था, मतलब इनको ये अलाउ था कि ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी के अंदर ही क्या कर सकते हैं, इंटर कम्युनिटी मैरिज करेंगे। इंटर कम्युनिटी मैरिज यानी कि अपनी कम्युनिटी से बाहर ये शादी नहीं कर सकते हैं। और ये हाई कास्ट ब्राह्मण को क्या बोला जाता था, चौथानी बोला जाता था। ठीक, देन फिर चौथानी हाई से एक स्टेप नीचे जो ब्राह्मण होते थे उनको बोला जाता था तिथानी ब्राह्मण। तिथानी या पंच विधिया, या पंच विधिया, पंच विधिया ब्राह्मण बोला जाता था। ठीक है, ये थे सेकंड क्लास, वो फर्स्ट क्लास के थे, ये सेकंड क्लास के थे। ठीक, एंड जो लोवेस्ट के जो थे, लोवेस्ट सेक्ट के जो ब्राह्मण थे, लोवेस्ट सेक्ट के जो ब्राह्मण थे उनको बोला जाता था इटालिया या हलिया। और इनका जो वर्क होता था, इनका जो वर्क होता था वो होता था फील्ड प्लो करने का, फील्ड फील्ड प्लो करने का, फील्ड प्लो यानी कि खेत जुताई का ये काम करते थे। ठीक, ये इंफॉर्मेशन हमको इस बुक से मिलती है। और यही इस बुक से हमें ये भी पता चलता थी इनकी ड्यूरिंग इनके एम्पायर में, ड्यूरिंग इनके रूल में, यानी किसके रूल में, रुद्रजन के रूल में बहुत सारे और भी उन्होंने क्या बनाई थी, पोस्ट बनाई थी। बहुत सारी और भी क्या बनाई थी, पोस्ट बनाई थी। ठीक है, जिनमें से कुछ मेन मेन है, जैसे गुरु की पोस्ट होती थी, फिर पुरोहित की पोस्ट होती थी। ये अभी हम इनके बारे में डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, चंद रूलर्स का, तो उसमें हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वैद्य होते थे, एंड राजखोली होते थे। ये वेरियस पोस्ट थी, ईटीसी और भी बहुत सारी पोस्ट थी जो इनके उस पे होते थे, इनके एक बहुत यूनिक प्रकार की इनकी एक ब्राह्मण कास्ट थी। दो, एक्चुअली दो बहुत स्पेशल टाइप के ब्राह्मण इन्होंने अपॉइंट किए थे, जिनमें से जो पहले थे वो थे ओली ब्राह्मण्स। ओली ब्राह्मण्स, ओली ब्राह्मण्स। ठीक, अब ओली ब्राह्मण्स का क्या काम होता था, ओली ब्राह्मण्स का बड़ा अच्छा सा काम था। ठीक, इनका क्या काम होता था, देखिए, ओली ब्राह्मण्स क्या करते थे ना, कि इनका जो काम था ये करते थे इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड, इंफॉर्मेशन एक्सटेंड। अब ये क्या होता है इंफॉर्मेशन एक्सटेंड, आपने कभी मूवीज में देखा होगा या कभी अपने गांव में भी देखा होगा कि एक आदमी होता है जो विलेज का एक स्पेसिफिक जगह पे जाता है, स्पेसिफिक पोजीशन पे जाता है, और वहां से आवाज लगाता है, जोर जोर से आवाज लगाता है कि ये गांव में होने वाला है, या ऐसा ऐसा गांव में हो गया है। तो इसलिए इनको
ये एक पर्सन होते थे जो कि गांव के एक स्पेसिफिक जगह पे जाएंगे और जोर जोर से चिल्ला के लोगों में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे। लेकिन जो ओली ब्राह्मण थे, इनको एक वर्क स्पेसिफिक अनाउंसमेंट के लिए रखना पड़ता था। जब भी हेल्स आते थे, ओले, हेल्स स्टोम आते थे, तब ये जाके उस जगह पे जाके जोर जोर से बोलते थे कि तूफान आ रहा है, ओले पड़ रहे हैं। तो दैट्स वाई इनका जो नाम ड्राइव हुआ वो ड्राइव हुआ ओली ब्राह्मण्स। ओली ब्राह्मण्स, ठीक। तो इस वजह से इनको ओली ब्राह्मण्स बोला जाता है और ये हमेशा एक मेटल प्लेट को बजाते हुए ये अनाउंसमेंट करते थे, ठीक। ये हो गया ओली ब्राह्मण्स के बारे में। और एक दूसरा जो सेक्ट था जिनका इनकी बुक में हमको मेंशन मिलता है, वो थी हरबोला। क्या? हरबोला, ठीक। अब हरबोला का क्या वर्क होता था? हरबोला का कोई वर्क नहीं होता था। जो रॉयल कैंप चल रहा है, रॉयल कैंप या रॉयल का जो पूरा जत्था लेके चलते थे राजा, जब वो आगे आगे चलते थे, ये हरबोलाज उस जत्थे के, यानी कि एक रॉयल पूरी आर्मी चल रही है, होता था ना, राजा जाते थे, उसके आसपास मंत्री होते थे, उसके कमांडर होते थे, राजा ऐसे भ्रमण पे जब निकलते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो हरबोलास का काम था उनसे थोड़ा अहेड रह के आगे जाके ये इंफॉर्मेशन करे, जोर जोर से चिल्ला के इंफॉर्मेशन दें कि आगे वालों को कि राजा आ रहे हैं। जैसे कोर्ट में हम देखते हैं ना कि जज आने से पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि खबरदार, जज साहब आ रहे हैं, इस तरीके का अनाउंसमेंट होता था। यही काम था हरबोलास का कि जैसे ही राजाओं का पूरा अपना वो लोगों को लेके आ रहे हैं, अपनी रॉयल फैमिली को लेके आ रहे हैं, तो हरबोलास उनसे थोड़ा आगे रह के चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताते थे कि राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं। और उसके लिए एक स्पेसिफिक उनके लिए वर्ड था, हरार हरार हरार, हरार हरार हरार। तो ये वो चिल्लाते हुए आगे आगे जाते थे, तो आसपास के लोगों को समझ में आ जाए कि यस, कि अब जो किंग का पूरा जत्था है, वो कॉन्वॉय है किंग का, वो क्या है, आ रहा है, तो हमें तैयार हो जाना है या रोड रोड छोड़नी है। दैट्स काइंड ऑफ वर्क दे है, ठीक है। वो हरबोलास करते थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा, हरबोला रखते थे। और हरबोलास को जो विलेज मैन थे सारे, वो क्या करते थे, एज अ गिफ्ट सीरियल्स प्रेजेंट करते थे। उसको बोला जाता था दस्तूर। क्या बोला जाता था? दस्तूर में उनको क्या देते थे, गिफ्ट देते थे विलेजर्स हरबोलास को, कि आपने हमें बताया कि राजा आ रहा है। किसी गांव में राजा का जाना उस समय भी बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब एक प्रिविलेज माना जाता था कि इस गांव में राजा आए हैं। तो इस वजह से विलेजर्स उन हरबोलास को क्या देते थे, कुछ प्रेजेंट देते थे, जिसको क्या बोला जाता था, दस्तूर बोला जाता था, ठीक। अभी हो गया। और इनके रूल में एक चीज और थी, एक पोस्ट और उन्होंने बनाई थी, वो थी कैनी खस। क्या थी? कैनी खस नाम की इन्होंने क्या बनाई थी, पोस्ट बनाई थी। अब इस पोस्ट का क्या काम था, ये जो करते थे, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस का रेवेन्यू ले लेते थे विलेजर्स से। और जो ये टैक्स होता था, इस टैक्स से सिर्फ एक ही काम होता था, पे ऑफ करते थे। किसको पे ऑफ करते थे? यानी कि तनख्वाह देते थे या पेमेंट करते थे छोरी, छोरे और छोरीज का। यानी कि ये होते थे, ये दोनों होते थे सर्वेंट। क्या होते थे? सर्वेंट, वो भी रॉयल सर्वेंट, ठीक। रॉयल सर्वेंट होते थे। जो छोरे हैं वो मेल होते थे, और जो छोरी हैं वो क्या होती थी, फीमेल होती थी। तो इनको इनको पे करने के लिए कैनी और खस नाम का एक पोज बनाया था, जो क्या करता था, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस का रेवेन्यू ले लेता था, किससे, कॉमन मैन से। और उस रेवेन्यू से जितना भी पैसा आता था, या जो भी चीज उस समय पे, वो एज अ सैलरी देते थे, किसको, छोरी और छोरे को, जो कि कौन थे, रॉयल सर्वेंट थे। रॉयल कोर्ट में सारी यूटिलिटीज को देखना और सारे प्रबंध को देखना इनका ही काम था, छोरे और छोरी का। इनको क्या करते थे, वो सैलरी देते थे। तो ये काम था इन लोगों का, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात और है कि उस समय पे जो कॉमन पीपल होते थे ना, यानी कि आम आदमी, उसको बोला जाता था, क्या बोला जाता, पूरी 15 बिस्वा, पूरी 15 बिस्वा, ये बोला जाता था उस समय कॉमन मैन को, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो ये था कि जो उनकी बुक थी और वो जो स्कॉलर थे, उन्होंने क्या क्या, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया था। अभी जब हम चंद का एडमिनिस्ट्रेशन बन गए, तो उसमें और डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो ये काम किया था किसने? रुद्रचंद ने। अब इनका जो ये स्कॉलर वाला काम हो गया, ये हमने काफी देख लिया। अब थोड़ा इनका जो वॉरफेयर है, कैसे उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया और कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो रुद्रचंद की जो आर्मी थी वो काफी स्ट्रांग थी। ठीक, वो काफी स्ट्रांग आर्मी थी उनकी। और जो जितने भी बैटल हुए उनमें एक पोस्ट हमेशा बहुत ज्यादा क्या करती थी, मस्टर करती थी, इसके लिए, किंग के लिए, जो कि पोस्ट का नाम था रजवार या ठाकुर, या ठाकुर। ये पोस्ट ऐसी थी जो बहुत ज्यादा लॉयल थी और युद्ध भूमि में बहुत ज्यादा अपना ग्लोरियस एफर्ट डाल के, मतलब अपने एम्पायर के लिए एकदम डिवोटेड थे अपने एम्पायर के लिए, कि कुछ ना कुछ करना है अपने एम्पायर के लिए, हारने नहीं देना है, इस तरीके का ये पोस्ट था रजवार और ठाकुर। ठीक। और एक बहुत अच्छे रजवार का नाम हमें देखने को मिलता है, ये आगे जाके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जो थे गद्यूर, गद्यूरी। इनको फिर उपाधि मिली थी इनके मरने के बाद, रौत की, रौत या रावत की। इनके बारे में हमें भी आगे जाके पढ़ेंगे। सो अब जो रुद्रचंद के टीम में हुआ, एक टर्मोइल सिचुएशन क्रिएट हुई। जो तराई वाला रीजन था, जो तराई वाला रीजन था, इस पे एक गवर्नर आके बैठ गया। गवर्नर आके बैठ गया, कहाँ का? गवर्नर ऑफ लखनऊ। वो कौन था? वो था हुसैन खान तुर्किया। कौन था? हुसैन खान तुर्किया। ठीक। इसने क्या किया, तराई भाबर वाले रीजन को क्या किया, कैप्चर कर लिया। अब तराई भाबर वाले रीजन की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, तो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि गरुड़ ज्ञानचंद ने काटेहारे के हिंदूज को हराया था, इसकी मदद से, मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी की बदौलत इन्होंने इसको क्या किया, डिफीट किया था और तराई रीजन को कुमाऊं में इंटीग्रेट किया था। बट एज अ जब समय आगे बढ़ते गया, तो जो ये गवर्नर ऑफ लखनऊ था, ये कहने को तो गवर्नर ऑफ लखनऊ था, लेकिन इसको पावर इसकी जितनी भी थी एक गवर्नर को लेकर लखनऊ में, वो क्या कर रखी थी, सीज कर रखी थी। ठीक है, यानी कि अपने पावर को अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से इसने क्या, इसको अटैक किया किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड मतलब कि जो तराई वाला रीजन है, ऐसा माना जाता था कि वो काफी फर्टाइल इलाका है और वहाँ काफी ट्रेजर है, और उसके बारे में बोला जाता था कि काफी ज्यादा वहाँ पर आपका हिडन ट्रेजर वगैरह है, तो उनको लूटने के लिए उसने यहाँ पे उसको कैप्चर किया। तो हुसैन खान ने कैप्चर कर लिया किसको? तराई वाले भाबर रीजन को। अब हुसैन खान अंदर को आते रहा, वो पेनिट्रेट शुरू करते रहा, और इतना ज्यादा वो पेनिट्रेट कर चुका था कि वो नियर डोटी तक पहुंचने वाला था। नियर डोटी तक वो पहुंचने वाला था, लेकिन जैसे ही वो डोटी पहुंचने वाला था, तो हैवी रेन, बहुत ज्यादा बारिश हो गई। तो उस वजह से हिल रीजन पे उसकी आर्मी ने डिनाई कर दिया कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, कि आगे का एक्सपेडिशन अब हमसे नहीं होगा। तो ये सब देखते हुए देन, और ये भी माना जाता है कि रुद्रचंद्र की जो आर्मी थी, उसने भी इसको अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था हुसैन हुसैन खान तुर्किया को। ठीक। ये तराई भाबर में रीजन में ये हो गया। बट जब ये सब चल रहा था और वो ज्यादा अंदर तक हिल एरिया में पेनिट्रेट नहीं कर पाया, तो वो वापस चला गया। और जब वापस गया तो उसको गवर्नर बना दिया गया, अब शाहजहांपुर का। वहां का शाहजहांपुर का उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, शाहजहांपुर का गवर्नर ऑफ शाहजहांपुर का उसको क्या बना दिया? गवर्नर बन गया। जैसे ही ये गवर्नर बना, देन इसके दिमाग में आया कि नहीं, मैं फिर से क्या करूंगा, एक्सपीडिशन करूंगा, किसके खिलाफ? राय वाले रीजन के खिलाफ, लेकिन इस बार ये ईस्टर्न दून की तरफ। और ईस्टर्न दून वाला जो इलाका था, वो गढ़वाल के अंदर पड़ता था। और गढ़वाल पे उस समय पवार राजा क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। अब ये जो टर्मोइल हुआ, ये हम जब आगे पवार डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि रानी कर्णावती ने किस तरीके से इनको टैकल किया था। ये काफी अच्छा एक
हिस्ट्री हमको देखने को मिलता है, ये हम पवार डायनेस्टी में इसको कवर करेंगे। अभी हम जब रुद्रचंद पे आते हैं, तो ईस्टर्न दून के साथ साथ उसने तराई वाली रीजन को फिर से क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो जैसे ही वो कैप्चर करने आ रहा था, तो एक हुसैन अली खान का ये टर्मोइल भी चल रहा था, उसके जो अपने दीन था, ये अकबर के अंडर काम करते थे। तो हुसैन खान तुर्किया जो थे, ये काफी नाखुश थे किससे, अकबर से, और हमेशा उनके अगेंस्ट अपना एक्सपेडिशन डालते रहते थे। तो इस चीज को टैकल करने के लिए अकबर ने इनको दिल्ली बुलाया। अकबर ने इनको कहाँ बुलाया, दिल्ली बुलाया, और वहां जाके इनकी मौत हो गई 1575 में। 1575 में क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई, किसकी, हुसैन खान तुर्किया की डेथ हो गई। बट हमारे लिए इस पे इम्पोर्टेंट क्या है, बट जो तराई वाला रीजन है, वो अगेन काटेहारू के हिंदूज ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और इस बार काटे हारिस के हिंदूज को पैट्रोनाइजेशन मिला, किसका, मुगल्स का। किसका पैट्रोनाइजेशन मिला, मुगल का, उनको क्या मिला, पैट्रोनाइजेशन मिला। बट रुद्रचंद को अपना एम्पायर क्या करना था, एक्सटेंड करना था। रुद्रचंद को क्या करना था, अपना एम्पायर क्या करना था, एक्सटेंड करना था। और उसको एनी हाउ, क्योंकि तराई वाला रीजन काफी फर्टाइल था, तो उसको वो चाहिए ही चाहिए था। तो जब रुद्रचंद अपनी आर्मी लेके एक्सपीडिशन पे गया, तो वहां से जो मुगल्स की आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी। मुगल प्लस काटेहारे के हिंदूज साथ में थे, तो उनकी जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी। मतलब बहुत बड़ा फेस ऑफ होने वाला था। उसके कंपेयर में रुद्रचंद की आर्मी का नंबर जो था, वो काफी छोटा था एज कंपेयर टू मुगल। ठीक है, तो रुद्रचंद ने यहाँ पे सोचा, क्या कहते हैं कि यार, अगर मैं ये युद्ध लड़ता हूँ, तो ये मेरे पक्ष में तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, काफी ज्यादा ब्लड शेड होगा। एक प्रोबेबिलिटी आएगी कि मैं जीत भी सकता हूँ, लेकिन वो जीत जो मेरे को मिलेगी, वो काफी ज्यादा ब्लड शेड के अंदर मिलेगी। तो इतना ब्लड शेड मुझे नहीं करना है। तो रुद्रचंद ने मुगल के सामने एक शर्त रखी, यानी कि एक प्रपोजल रखा, कि हम पूरी आर्मी के साथ नहीं लड़ेंगे, सिंगल कॉम्बैट लड़ेंगे। क्या करेंगे, सिंगल कॉम्बैट। सिंगल कॉम्बैट लड़ने की उन्होंने क्या करी, बात करी। तो सिंगल कॉम्बैट जब वो लड़े, कौन कौन, रुद्रचंद वर्सेस मुगल का जो कमांडर था, उनके बीच में ये कॉम्बैक्ट हुआ। और रुद्रचंद इस सिंगल कॉम्बैट में जीत गए, विक्ट्री उनको मिली। और इस तरीके से तराई का रीजन फिर से किसके अंदर आ गया, तराई का रीजन किसके अंदर आ गया, आपका रुद्रचंद के अंदर आ गया। बट इस बार जो तराई का रीजन आपका अंदर आया, वो एक शर्त पे आया। शर्त पे नहीं, मतलब अब ये ऑब्वियस हो जाता है कि आपने सिंगल कॉम्बैट में तो जीत रखा है, बट अभी भी आर्मी उनकी ज्यादा हैवी है, तो एक हल्का सा आपको डिसएडवांटेज मिल जाएगा कि आपकी आर्मी छोटी है और उनकी आर्मी बड़ी, वो कभी भी आप पे अटैक करके क्या कर सकते हैं, उस रीजन को छीन सकते हैं। तो इससे टैकल करने के लिए रुद्रचंद्र ने क्या किया, अकबर के साथ अपने रिलेशन काफी अच्छे रखे। अकबर के साथ अपने रिलेशन क्या रखे, काफी अच्छे रखे। अकबर ने रुद्रचंद को अपने दिल्ली बुलाया। ठीक है, नहीं, रुद्रचंद जो है दिल्ली मिलने गए, किससे, अकबर से मिलने गए, और काफी सारे उनको क्या दिए, प्रेजेंट दिए। तो इनसे खुश होकर अकबर ने उनको बोला कि आप आइए लाहौर। कहाँ, ये लाहौर। अकबर ने रुद्रचंद को कहाँ बुलाया, लाहौर बुलाया। और अपनी आर्मी के साथ अपनी आर्मी के साथ उन्होंने जो नागौर का एक्सपीडिशन किया था, नागौर का जो एक्सपीडिशन किया था, वहां रुद्रचंद को भी अपनी आर्मी के साथ भेज दिया। वहां क्या करा, रुद्रचंद को भी अपनी आर्मी के साथ भेज दिया, और उन्होंने उनके साथ लड़ा। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा, अकबर ने जब देखा कि रुद्रचंद इज अ वेरी गुड स्किल पर्सन, और मतलब काफी अच्छा उनका कॉम्बैक्ट है, तो उन्होंने एक शर्त उनके सामने रखी, कि मैं तराई वाले रीजन को आपको दे दूंगा, और आपको कभी भी प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा मेरे कोर्ट पे। एक तो मैं आपको तराई वाला रीजन दे दूंगा, और आपको कभी भी क्या नहीं होना पड़ेगा, पर्सनल अटेंडेंस नहीं देनी पड़ेगी। पर्सनल अटेंडेंस नहीं देनी पड़ेगी मेरे कोर्ट में, अगर आप अगर आप 84 मल चौ सॉरी
इम्पोर्टेंट है। चौरासी मल या नौ लखिया वाला इलाका का जितना भी रेवेन्यू आता है वो किसे दे दें, मुझे दे दें। ये किसको दे दें, मुगल एम्पायर को दे दें। देखिए, सिंपल सी बात क्या कही, जब उन्होंने सिंबल कॉम्पैक्ट हुआ तो तराई का रीजन रुद्रचंद के अंडर तो आ गया, लेकिन उस पे जो पावर रही वो मुगल की ही रही, जो कि थे अकबर। तो अकबर से मिलने के लिए रुद्रचंद गए कुमाऊं से दिल्ली और उनको बहुत सारे प्रेजेंट गिफ्ट करे, प्रेजेंट दिए। तो क्या हुआ, उससे काफी ज्यादा प्लीज हुए अकबर, तो अकबर ने कहा आप लाहौर आइए। तो जब वो लाहौर पहुंचे तो वहां अकबर को एक्सपीडिशन करना था नागौर के खिलाफ। तो नागौर एक्सपीडिशन में अकबर ने रुद्रचंद को अपनी आर्मी के साथ भेजा, जाइए और इस एक्सपीडिशन में पार्ट लीजिए। तो वहां रुद्रचंद ने काफी अच्छे अपने स्किल दिखाए, तो उससे खुश होके अकबर ने उनके सामने ये शर्त रखी, क्या कहते हैं कि मैं तराई वाला रीजन छोड़ दूंगा, बस आप क्या कहते हैं मुझे 84 मल वाला जो इलाका है वो मुझे, उसका जितना भी रेवेन्यू आता है आप मुझे वो दे दीजिए। और पर्सनल अटेंडेंस से भी मैं आपको क्या कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। पर्सनल अटेंडेंस का मतलब ये होता है कि उस समय पे जो सुप्रीम पावर होती थी, यानी कि अकबर जैसे सुप्रीम पावर है, उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे राज्य है तो उनको मंथली या क्वार्टरली जाके एक बार कोर्ट पे जाके उनको अपनी अटेंडेंस देनी होती थी और कुछ गिफ्ट प्रेजेंट करने होते थे राजा को। तो इससे उन्होंने बोला कि मैं आपको इससे मुक्त कर दूंगा अगर आप 84 मल और नौलखा मल वाला इलाके का रेवेन्यू मेरे को दे दे। अब 84 मल और नौलखा मल क्या है, 84 मल यानी कि 84 कोस का एक जमीन था जिससे 9 लाख का रेवेन्यू जनरेट होता था। तो ये वाला हिस्सा अकबर ने बोला कि आप ये किसको देंगे, मुगल को देंगे। और रुद्रचंद इस बात के लिए मान गए, रुद्रचंद इस बात को मान गए और उन्होंने ये डील कर ली। और जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने एक टाउन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा रुद्रपुर। इसका नाम उन्होंने क्या रखा, रुद्रपुर नाम रखा। ठीक है, तो ये थी रुद्रचंद्र की सारी जितनी भी उन्होंने अपने जमाने में काम किए थे। देन रुद्रचंद एक और काम के लिए काफी ज्यादा अकबर को प्रिय थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंडशिप ऑफ रुद्रचंद एंड अकबर। अब देखिए भाई, ये रुद्रचंद और अकबर की कैसे दोस्ती हुई। अब हमने जब रुद्रचंद पढ़ना शुरू करा था तो हमने बोला था ही इज अ ग्रेट स्कॉलर। क्या थे, ग्रेट स्कॉलर थे। ठीक, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। लेकिन उसके अलावा इन्होंने एक बुक और लिखी थी जिसका नाम था सैनी शास्त्र। सैनी शास्त्र उसका क्या था, नाम था। ये बुक थी हंटिंग पे बेस्ड। किस पे बेस्ड थी, हंटिंग पे बेस्ड थी। तो जब अकबर से मिलने के लिए गए रुद्रचंद तो उन्होंने उनकी हंटिंग स्किल देखी। क्या देखी, हंटिंग स्किल को देखा तो वो उससे बहुत खुश हुए, उससे बहुत खुश हुए। और फिर रुद्रचंद ने बताया कि मेरी बनाई हुई एक बुक है, आप उसको देखिए। तो उन्होंने वो बुक पढ़ी तो उसमें काफी ज्यादा हंटिंग को लेके काफी ज्यादा उसमें स्किल लिखे हुए थे कि किस तरीके से हंट किया जाता है और किस तरीके से चीजों को देखा जाता है। चंद लोग ये मानते थे कि हंटिंग करना एक काफी प्राइड का काम होता है और हंटिंग करने से एक बहुत अच्छी आर्मी का आपको क्या मिलता है, एक स्पिरिट आती है करेज की, कि अगर आप हंटिंग में अच्छे हैं तो आपकी आर्मी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो आर्मी को एक रिलीजियस एक्ट मानते थे। मतलब ऐसा माना जाता था कि काफी ज्यादा रिलीजियस होता है हंटिंग करना उस टाइम पे। ठीक, तो हंटिंग की वजह से अकबर और रुद्रचंद की काफी ज्यादा क्या थी, दोस्ती। दोस्ती क्या कहें, मतलब उनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है उनके हंटिंग स्किल और बुक को पढ़ने के बाद, क्योंकि उस बुक में उन्होंने काफी ज्यादा हंटिंग को लेके काफी डीप उन्होंने हंटिंग को लेके रिसर्च करा था और तब जाके उस बुक को लिखा था। तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होके और खुश होके अकबर और रुद्रचंद के बीच जो अच्छे रिलेशन थे वो काफी ज्यादा अच्छे हुए। तो वन ऑफ द रीजन था कि अकबर हैव सब सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रुद्रचंद, अदरवाइज तराई वाला रीजन उनको नहीं मिलता। ठीक, ये उन्होंने उसके लिए एक शर्त रखी थी। तो आगे बढ़ते बढ़ते
रुद्रचंद के बाद जो अगले हमारे राजा आएंगे या अगले जो राजाओं की लिस्ट आएगी वो काफी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब थोड़ा जो चंद डायनेस्टी है वो थोड़ा सा टर्मोइल में आएगी, थोड़ा सा यहाँ से डगमगाने लगेगी ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़े रूलर्स पढ़ने के बाद। तो देन रुद्रचंद के बाद जो अगले सक्सेसर हमारे होंगे वो थे लक्ष्मीचंद। कौन थे? लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद कौन थे? लक्ष्मीचंद इज अ यंगर सन ऑफ रुद्रचंद। ठीक है, ये थे यंगर सन ऑफ रुद्रचंद थे। अब देखिए, अब यंगर सन थे तो एल्डर सन कौन थे भाई रुद्रचंद के? देखिए यहाँ पे भी काफी अच्छा एक वो है, जो इनके एल्डर सन थे उनका नाम था शक्ति गोसाइन। क्या नाम था? शक्ति गोसाइन। अब शक्ति गोसाइन जो है ना, वो बर्थ से ब्लाइंड थे। क्या थे? बर्थ से ब्लाइंड थे। बर्थ से ब्लाइंड थे तो इस वजह से इनको राजा ना बना के किसको राजा बनाया गया? लक्ष्मीचंद को बनाया गया। लेकिन ब्लाइंड होने के बावजूद भी ये एक क्या थे? बहुत अच्छे एडवाइजर थे और इनको एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा नॉलेज था। एडमिनिस्ट्रेशन का इनको क्या था? बहुत अच्छा नॉलेज था। तो ये एडवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर थे किसके? लक्ष्मीचंद। जिसकी वजह से लक्ष्मीचंद को क्या कहते हैं, अपना एम्पायर चलाने में काफी ज्यादा क्या हुआ? हेल्प हुई। तो लक्ष्मीचंद काफी काफी इनको बोला जाता है कि ये ग्रेट बिल्डर टाइप के राजा थे। किस टाइप के राजा थे? ग्रेट बिल्डर। ग्रेट बिल्डर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? सिविल। अब देखिए इन्होंने किस 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 तरीके को बिल्ड किया था अपने उस पे, क्या कहते हैं, अपने रेन पे, वो देखिए। इन्होंने क्या किया था? सिविल प्लस मिलिट्री, इन दोनों को एडमिनिस्टर करने के लिए तीन चीजें बनाई थी। क्या बनाई थी? तीन डिपार्टमेंट बनाए थे। एक, कितने डिपार्टमेंट बनाए थे? तीन डिपार्टमेंट बनाए थे। पहला डिपार्टमेंट था सिरदार, दूसरा था फौजदार और तीसरा था नेगी। तीसरा था नेगी। ये इनके तीन क्या थे? ये तीन इनके क्या थे? ऑफिसर्स थे। इनको तीन क्लास में इन्होंने बांटा हुआ था। जो सिरदार थे वो थे चीफ एडमिन ऑफ परगना। कि एक परगना के ये क्या होंगे? चीफ एडमिन होंगे सिरदार। और फौजदार क्या होंगे? हेड ऑफ आर्मी होगा। हेड ऑफ आर्मी होंगे फौजदार। ठीक। और नेगी क्या थे? ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। ये किसको देखते थे? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखते थे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? लैंड रिफॉर्म लेके आए थे। क्या लेके आए थे? लैंड रिफॉर्म लेके आए थे। अब लैंड रिफॉर्म कहना थोड़ा सा गलत होगा, इससे वर्ड हम लैंड रिफॉर्म यूज नहीं करेंगे। इन्होंने लैंड को लेके, इससे पहले, इस चीज को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे इनके जाते हैं। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल किंगडम पे, कौन से किंगडम पे? गढ़वाल किंगडम पे 7 बार, कितने बार? 7 टाइम्स अटैक किया था। 7 टाइम अटैक किया था। ठीक। 7 टाइम क्या किया था? अटैक किया था। और साथ के साथ अटैक इनके क्या रहे थे? डिफीट हो गए थे। और उस समय जो गढ़वाल के किंग थे, उस समय जो क्या थे, गढ़वाल के किंग थे, उनका नाम था मानसा। क्या नाम था? मानसा। ठीक। तो जब इन्होंने 7 बार एक किंगडम पे किया, अटैक किया, तो जो मानसा थे ना, अब जो फाइनल अटैक किया था इन्होंने, सेवेंथ वाला, उस पे मानसा काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे।
क्या हो गए थे, मानसा काफी ज्यादा क्या हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो मानसा के दो मेन कमांडर थे, जिनका नाम था नंदी एंड भृंगी। भृंगी, ठीक। इनके दो चीफ कमांडर थे। तो नंदी ने ये ठान लिया था कि ये चंपावत को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। चंपावत को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। और इन्होंने चंपावत को कैप्चर कर भी लिया, ठीक। तो ये 7 बार अटैक जो किया, तो एक बहुत लंबा सा क्या होगा, उस पर टाइम रहा होगा, ठीक है। उस पर क्या रहा होगा, बहुत लंबा सा टाइम रहा होगा उन 7 अटैक के बीच में। तो लक्ष्मी चंद ने क्या किया, इन बैटल को जीतने के लिए, अब इतने सारे बैटल लड़ने हैं, तो आपको एक काफी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, एक आर्मी भी अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। एक आर्मी भी अपनी क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, 20 के ग्रुप में अपनी आर्मी को क्या किया, डिवाइड कर दिया। यानी कि 20 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, और इन ग्रुपों में जितने भी सैनिक थे, उनको बीसी करके, बीसी करके लैंड ग्रांट देने शुरू करे। लैंड ग्रांट देने शुरू करे। अब इस बिस्सी नेल, ये 20 नेल्स के बराबर होता था। 20 नेल्स जो आपका होता है 4013 स्क्वायर मीटर के बराबर, या ये इतना इसका होता है। इसको ज्यादा हमको जाने की ज्यादा नहीं, लेकिन जो लक्ष्मीचंद ने आर्मी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हर प्रगने में, कि 20 20 20 के स्क्वाड्स में बांट दिया, और उन 20 के अंदर जितने 20 सोल्डर थे, तो उन 20 सोल्डर को बिस्सी करके प्रगना ग्रांट कर दिया, यानी कि लैंड ग्रांट उनको दे दिया। तो इसके चक्कर में हम उसको बोलते हैं कि लैंड रिफॉर्म, या लैंड उन्होंने क्या करी, ग्रांट करी थी, किनको, अपने सोल्जर्स को, ठीक। तो अब जब 7 टाइम उन्होंने फॉट किया, तो वो साथ के साथ हारे, ठीक। साथ के साथ हारे। तो लक्ष्मीचंद के बारे में काफी ज्यादा हमको कहानियां सुनने को मिलती हैं। इनको एक इनका जो नाम है, लखुली बिल्ली, लखुली बिराली, इनको बोला जाता है। लखुली बिरल, इस कहानी पे हम आते हैं। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जिस जगह से इन्होंने 7 बार अटैक किया था, उस जगह को फिर लोकल लोगों ने एक नाम दे दिया, ठीक है। कि 7 अटैक हुए तो एक जगह से होंगे, उस जगह को लोकल लोगों ने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, शाली बुंगा। क्या, शालीबुंगा एक नाम दे दिया लोकल लोगों ने, बिकॉज बार बार यहाँ से उन्होंने क्या किया था, अटैक किया था, तो इस वजह से उस जगह को इन्होंने क्या दे दिया, शालीबुंगा नाम है। अब आते हैं इस पे कि लखुली बेरल इनको क्यों बोला जाता है। ये एक फोक कथा है, या कथा है, ऐसा बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि जब सेवेंथ ये, जब नंदी ने चंपावत कैप्चर कर लिया, चंपावत कैप्चर कर लिया, तो जो लक्ष्मीचंद थे वो वहां से फ्लड कर गए, यानी कि भाग गए कहाँ, अल्मोड़ा को। और भागे कैसे, ये थोड़ा सा फनी कहें या थोड़ा सा ड्रामेटिक बोले, ये एक पहाड़ में एक बास्केट होता है, जिसको हम डोका बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोका बोलते हैं। तो उसमें इनके कुछ कोटियारे होंगे, सोल्जर होंगे, उसके अंदर लक्ष्मीचंद को इन्होंने डाला, और उसके ऊपर से उनके कपड़े डाल दिए, ताकि किसी और को दिखे ना, और बाहर से भी उसको बंद कर दिया। तो इस बास्केट में, इस डोके में, चंपावत से फ्लड करके वो कहाँ है, अल्मोड़ा करने आए। तो इस वजह से लोकल लोगों को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने उनको बोल दिया कि ये तो लखुली बिराली बिराली के जैसे भाग के वहां से आ गए। तो दैट्स वाई उनको एक उपाधि दी गई, किसकी, लखुली बिराली, ठीक है। जो इन्होंने बहुत सारे पब्लिक गार्डन क्रिएट क्रिएट किए थे। पब्लिक गार्डन क्या किए थे, क्रिएट किए थे। पब्लिक गार्डन यानी कि टेम्पल की प्रॉक्सिमिटी में जितना भी एरिया आता था, उस इलाके में इन्होंने क्या बनाते थे, गार्डन बनाते थे। तो उनमें से कुछ फेमस जो हैं उनके द्वारा बनाए हुए गार्डन, वो है नरसिंहबाड़ी, नरसिंहबाड़ी, पांडे खोला, पांडे खोला, कबीना, एंड लक्ष्मेश्वर, लक्ष्मेश्वर etc, ठीक। और वाटर मैनेजमेंट में भी इनको काफी ज्यादा इनका हो रहा है,
काफी ज्यादा इन्होंने काम किया वाटर मैनेजमेंट को लेके, जो कि है इन्होंने नौला को रिस्टोर कराया। उसके बाद जो धारे होते थे, धारे धारा उनको रिस्टोर कराया। काफी ज्यादा उन पे काम कराया इन्होंने, तो वाटर मैनेजमेंट भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। तो ये सब लक्ष्मीचंद के रेन पे हुआ। ठीक, तो लक्ष्मीचंद के बाद जो असन करते हैं, और लक्ष्मीचंद ने जो रूल किया था वो 1621 तक रूल किया था। तो 1621 में इनको असन करते हैं कौन? दिलीप चंद। कौन असन करते हैं? दिलीप चंद असन करते हैं। और दिलीप चंद के बाद काफी शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, आपका वो करते हैं, राज करते हैं, जो कि था 1621 से लेकर 1624 तक, सॉरी 1624 तक ये क्या करते हैं, यहाँ पे राज करते हैं। दिलीप चंद के बाद जो आते हैं आपके, वो आते हैं विजय चंद। कौन आते हैं? विजय चंद। ये आए 1625 में। अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इनका रीन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इनको क्या करा, इनका मर्डर कर दिया। मर्डर हुआ किसके थ्रू? कॉन्स्पिरेसी के थ्रू। और वो कॉन्स्पिरेसी किसने करी? तीन लोग थे, उनके कोर्ट में होंगे। वी के राजा थे, तो कॉन्स्पायरी क्या इनके अगेंस्ट तीन उनके कोर्टियर होंगे, या उनके एम्पायर में कोई होंगे। तीन लोग जिन्होंने कॉन्स्पायरी किया था वो थे सुखरम खकरू, सुखराम खरकू, दूसरे थे पीरू गोसाई, पीरू गोसाई, ठीक, और लास्ट थे विनायक भट्ट, विनायक भट्ट। इन तीनों ने मिलके किसका मर्डर कर दिया? विजय चंद का मर्डर कर दिया। अब विजय चंद के बाद जो अगले जिनको संभालनी थी अपनी गद्दी, उनका नाम था त्रिमल चंद। क्या नाम था? त्रिमल चंद नाम था इनका। त्रिमल चंद ने असेंड किया थ्रोन 1625 में, और इस भयानक सिचुएशन को फेस करते हुए कि कॉन्स्पायर करके एक राजा को मार दिया, और अगला चंद रूलर आता है त्रिमल चंद, हो सकता है उसको भी क्या कर दे, मर्डर कर दे। लेकिन त्रिमल चंद ने सबसे पहले इन्वेस्टिगेट कराया विजय चंद के मर्डर को, और तीन के तीन उनको आइडेंटिफाई कराया कि इन तीनों ने कॉन्स्पायर करके मारा था इसको, जो विजय चंद थे उनको इन्होंने मारा। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिमल चंद जो रीन में आते ही काम करते हैं, वो करते हैं इनको पनिश करते हैं। और पनिश कैसे करते हैं? सुखाराम बोस को हैंग कर देते हैं, यानी कि फांसी लगा देते हैं, हैंग कर देते हैं। ठीक है, पीरू गोसाई को किंगडम से बाहर कर देते हैं, किंगडम से फ्लड करा देते हैं, किंगडम से बाहर निकल जाने की तड़ी पार कर देते हैं अपने किंगडम से। और विनायक भट्ट के साथ थोड़ा सा क्रुएलिटी करते हैं, इनकी जो आईज है उनको निकाल देते हैं, इनकी आईज को निकाल के इनको राज्य से बाहर कर देते हैं। तो इन तरीके से उन्होंने इनका रिवेंज लिया और इनको किंगडम से क्या किया, बाहर फेंक दिया। ठीक है, और जो त्रिमल चंद ने सबसे अच्छा काम किया था, इन्होंने जो खस थे उनके रिबेलियन को क्या किया था, क्रश किया था काफी अच्छे तरीके से। ठीक, तो ये दो काम इन्होंने अपने रिंग में किए थे। देन जो नेक्स्ट लाइन में आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट की, वो है आज बहादुर चंद। कौन? ताज बहादुर चंद। इन्होंने रूल किया था 1638 से लेके 1678 तक। अब जब बाज बहादुर चंद इस पे आए, रीन पे आए, तो सबसे सर्वप्रथम जो है इन्होंने काम किया, ये गए शाहजहां के पास। किसके पास गए? शाहजहां के पास गए, और उनको क्या पे किया? ट्रिब्यूट पे किया। क्या पे किया? ट्रिब्यूट पे किया। ठीक, और इन्होंने, अब देखिए, जब हम पीछे पढ़ के आए थे कि रुद्रचंद अकबर को
84 मल और नौखे मल देके तराई वाला रीजन अपने अंडर कर लिया था। उसके बाद इतना सारा कॉन्स्पायर होके लक्ष्मीचंद के रेन में 7 बार अटैक हो गए, तो इन राजाओं का जो फोकस था तराई वाले रीजन पे वो कम हो गया। और फिर से तराई पे क्या कर दिया, काटेहारी के जो राजपूत थे उन्होंने अपना दबदबा फिर से वहां पे स्टैब्लिश कर दिया। और इस बार भी इनको पैट्रोनाइजेशन मिला, किसका पैट्रोनाइजेशन मिला, किसका, मुगल्स का। ठीक। तो फिर से वही सिचुएशन होगी कि शाहजहां से मिलने के बाद बहादुर चंद्र पे ट्रिब्यूट किया और शर्त में ये मांगा कि तराई वाला रीजन वापस चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, तराई वाला रीजन हमको क्या चाहिए, क्या हमको वापस चाहिए, जो कि 84 कोस के लेंथ पे था। ठीक है, वही 84 मल और 9 लाख मल वाला, यानी कि 84 कोस की जमीन जो 9 लाख का रेवेन्यू जनरेट करती है, उसी को बोला है 84 मल 9 लाख मल, इसलिए उसको बोला जाता था। तो शाहजहां इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, कौन, शाहजहां इस बात को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और तराई रीजन पे अपना जो एक्सपीडिशन था उसको लेके जाते हैं। ठीक है, तराई रीजन पे क्या लेके जाते हैं, अपना एक्सपीडिशन, और तराई वाले रीजन पे अपना एक्सपीडिशन लेके गए। बट हुआ क्या, देखिए, शाहजहां प्लस बाज बहादुर चंद जब एक्सपीडिशन कर रहे थे कहाँ, तराई के ऊपर, तो दून होते हुए उन्हें आना पड़ा। तो और दून पे क्या था, गढ़वाल रीजन का दबदबा था। और गढ़वाल किंगडम की एक खास बात है कि उन्होंने कभी भी मुगल एम्पायर की सुजनिटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं की, यानी कि वो मुगलों के अधीन कभी भी नहीं रहे। उन्होंने हमेशा अपना इंडिपेंडेंट रूल वहां पे किया था। तो इस वजह से ये वाला एक्सपीडिशन इनका हो जाता है फेल। ठीक, बट देन अगेन शाहजहां को अपना प्रॉमिस पूरा करना था, तो उन्होंने शाहजहानपुर शाहजहानपुर के गवर्नर, कौन, शाहजहानपुर के गवर्नर रुस्तम खान, कौन खान, रुस्तम खान को भेजा, किसकी हेल्प के लिए, बाज बहादुर चंद की हेल्प के लिए। कहाँ के लिए, तराई रीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। और इस एक्सपीडिशन में ये दोनों क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, और तराई वाला रीजन अगेन कहाँ जाता है, कुमाऊनी रीजन में आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से तराई वाले रीजन में इन्होंने अगेन क्या किया था, अपना जो दबदबा था वो फिर से अपना ले लेते। अब देखिए, ये तराई वाला रीजन लेने के बाद बाज बहादुर ने एक एक्सपीडिशन और किया, और इस बार अकेले किया। और वो एक्सपीडिशन इन्होंने किया मनीला गढ़ पे। कहाँ पे, मनीला गढ़ पे। अब इस मनीला गढ़ पे ना कत्यूरी रह रहे थे, कत्यूरी अपना शासन चला रहे थे। तो जब बाज बहादुर ने मनीलागढ़ पे अटैक किया, तो कत्यूरी फ्लड करके कहाँ की तरफ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ गढ़वाल को, कहाँ फ्लड कर गए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ गढ़वाल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ गढ़वाल को करने लगे। वहां को वो फ्लड करके क्या करके, मतलब भाग के गए। बाज बहादुर सबसे पहले तराई वाले रीजन को जीत के आया, इसकी मदद से, शाहजहां की मदद से। ठीक है, तराई जीतने के बाद उसका मन नहीं भरा, तो वो आगे को बढ़ा मनीलागढ़। वहां उसने अपना एक्सपीडिशन किया, और वहां पे मनीलागढ़ पे उस समय कौन शासन कर रहा था, कत्यूरिस के कोई सेक्ट बचे होंगे, जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए, उनमें से कोई सेक्ट होगा जो वहां पे अपना राज चला रहा था। वो बेचारे जीत नहीं पाए, तो वहां से भाग गए, और भाग के कहा गए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ गढ़वाल पे गए। ठीक है, और इस रीजन को उन्होंने क्या किया, प्लंडर किया और लूटपाट बहुत मचाई। तो जो इस पार्ट में एक थोकदार हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, थोकदार। अभी थोकदार क्या होते हैं, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे वहां हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये मान लीजिए कि हेड ऑफ विलेज जो भी वहाँ का थोकदार था, उन थोकदार का नाम था भूप सिंह रावत। क्या नाम था,
भूप सिंह रावत उनका नाम था। ठीक है, भूप सिंह रावत। तो भूप सिंह रावत ने रजिस्ट किया किसके खिलाफ? इन कत्यूरीज के खिलाफ। किसके खिलाफ रजिस्ट करा? कत्यूरीज के खिलाफ रजिस्ट करा। ठीक। तो इस रेजिस्टेंस में भूप सिंह रावत जो थे वो क्या हुए? मर गए। भूप सिंह रावत मर गए। तो अब इसी रजिस में जो भूप सिंह के जो सन थे वो भी क्या हो गए? मर गए। सेम बैटल में क्या हो गए? भूप सिंह और उनके जो बेटे थे वो दोनों क्या हो गए? मर गए। ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत हमारे उत्तराखंड की लेडी वीरांगना कहेंगे, उनका नाम आता है, जिनका नाम है टीलू रौतेली। जिनका नाम है टीलू रौतेली। अब इनकी जो कहानी है, इनके बारे में जो हमको हिस्ट्री देखने को मिलती है, बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है। मतलब काफी ज्यादा हमको प्राउड फील होता है जब भी हम टीलू रौतेली के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो टीलू रौतेली जो थी वो थी डॉटर किसकी? भूप सिंह रावत की। भूप सिंह रावत की क्या थी? ये डॉटर थी। जब टीलू रौतेली ने अपना फर्स्ट बैटल लड़ा था वो 15 ईयर ओल्ड थी। ठीक। तो अब देखिए टीलू रौतेली के बारे में थोड़ा सा हम इनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। मतलब किस तरीके से इनको बैटल फील्ड में आना हुआ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। तो टीलू रौतेली एक काफी छोटी सी बच्ची थी, 15 साल की, जिनको मेले में जाना बहुत पसंद था। इनको मेले में घूमना बहुत पसंद था। तो इनके रीजन में मेले लगते थे, तो उस दिन भी इनको मेले में जाने का बहुत मन था। ठीक। आ, वहाँ कोई मेला लगा हुआ है इनके इलाके में, तो वहाँ इनको जाना था। और बचपन में सबका मन होता है कि मेले में जाए जाए जाए। बट बैटल फील्ड में इनके भाई और इनके पापा भूप सिंह रावत जी दोनों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। बट इस डेथ से नेग्लेक्ट करते हुए उनको अभी भी कहाँ जाने का मन था? इस मेले में जाने का मन था। क्योंकि 15 साल की छोटी सी उम्र, उससे भी छोटी रहेंगी, उस छोटी सी उम्र में मेला ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू डेथ ऑफ फादर, वो इम्पैक्ट करता है। लेकिन उस समय बच्चे के मन में मेले में जाने की इच्छा ज्यादा थी। तो उनके घर में माँ बैठी हुई है, टीलू रौतेली की माँ बैठी हुई है। और टीलू रौतेली अपने रूम में बैठ के या उनके पास में बैठ के यही सोच रही कि काश मुझे मेले में जाने को मिलेगा, मेले में जाने को मिलेगा, मेले में जाने को मिलेगा। अब माँ को पता था कि टीलू रौतेली को जाना है म, मेले में, और उसका बहुत मन था बचपन से। तो उनकी माँ, टीलू रौतेली की माँ उनसे कहती है कि टीलू, तू कैसी लड़की है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई ऐसे वीरों की तरफ बैटल फील्ड में मर गए, और जिन्होंने उनको मारा है उनसे बदला कौन लेगा? क्या तेरा खून नहीं खौलता है कि तेरा पापा और भाई इस तरीके से मारे गए और तू उनका बदला ले? तो ये वर्ड सुन के ना टीटू रौतेली का पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया। और वो एकदम से, जो बच्ची मेले में जाने का सोच रही थी, वो एकदम से उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो बैटल फील्ड में उतर आती है। और बैटल फील्ड में किस तरीके से उतर के आती है, ये एक छोटी सी अपनी आर्मी क्रिएट करती हैं। क्या करती है? आर्मी क्रिएट करती है, जिसमें कि रावत थे, कोली राजपूत थे, नेगी थे, और असवाल थे। इन लोगों की एक आर्मी क्रिएट करते हैं। और ये आर्मी ज्यादा बड़ी नहीं होती, एक स्मॉल सी आर्मी होती है। ऐसी आर्मी होती है, स्मॉल सी आर्मी थी जो उन्होंने क्रिएट करी थी। ठीक। तो बहुत आर्मी क्रिएट करती थी, और इस आर्मी को करते 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 ये बहुत सारे बैटल इन्होंने लड़े। और टीलू रौतेली ने एक सिंगल बैटल अपनी लाइफ में नहीं हारा था। ठीक। तो अब आप देखिए किस तरीके का वो टर्मोइल रहा होगा, किस तरीके का वो टर्मोइल रहा होगा। देखिए वो कितना टर्मोइल वाला सिचुएशन होगा। आप सिचुएशन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। टीलू रौतेली ने आर्मी फॉर्म करी है। एक छोटा सा एस्टिमेशन लेने का सोच लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब सोच के देखते हैं कि किस तरीके की वीरांगना रही होंगी टीलू रौतेली। उन्होंने एक आर्मी फॉर्म करी। ठीक। अब देखिए सर्वप्रथम वो कितनी आर्मी से लड़ रही हैं अपने गढ़ के लिए। अभी देखिए सर्वप्रथम कत्यूरीज जो थे वो उनको प्लंडर कर रहे थे।
और कत्यूरी किससे भाग के आए थे? चंद रूलर से भाग के आए हुए थे। और जिस एरिया में ये कत्यूरीज आना चाह रहे थे वो थे ईस्टर्न गढ़वाल का इलाका था। और गढ़वाल पे पवार राजा ऑलरेडी अपना किंगडम बनाने को थे और चला रहे थे। तो तीन तीन सुप्रीम पावर से वो अकेली लड़ी थी। तब उसको अपना गढ़ बचाना था, अपना जो जिस गांव में वो रहते थे, अपना प्रगना जो था उनका, उसको उसको बचाना था। तो तीन तीन सुप्रीम पावर, चंद, कत्यूर और पवार, तीनों रूलर्स, तीनों रूलर की आर्मी से वो 15 साल की लड़की लड़ रही है। और ये बोला जाता है कि उन्होंने 13 फोर्ट कॉन्करर करे थे। 13 फोर्ट क्या करे थे? कॉन्करर करे थे। तो इतनी ज्यादा ब्रेवरी उस एज में और उस टाइम पे एक बहुत प्राउड फील कराता है हमें। तो आगे बढ़ते हैं। 13 फोर्ट उन्होंने कॉन्करर करे थे। बट एज हमारी हिस्ट्री हमें सिखाती है, अब अगर कोई ताकतवर पैदा होता है तो उसे एक ही तरीके से मारा जाता है, वो है कॉन्स्पिरेसी या धोखा। तो एक बैटल लड़ने के बाद वो वापस जा रही थी अपने गांव को। तो ईस्टर्न नयार, बैंक ऑफ ईस्टर्न नयार रिवर की, ठीक है, बैंक ऑफ ईस्टर्न नयार में वो पानी पीने या रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा रुकी। ठीक है, क्या करी? थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वहां पे रुकी। तो गढ़वाल के राजा ने कॉन्स्पायर करके और निहत्थी टीलू रौतेली को पीछे से धोखा देके मार दिया, किल्ड, उनका असैसिनेशन कर दिया नयार नदी के बैंक पे। तो इस तरीके से टीलू रौतेली ने अपने राज्य को बताने के लिए तीन तीन सुप्रीम पावर से लड़ा और लास्ट में उनकी हत्या धोखे से कर जाती है। तो इस वजह से हम उनको काफी ज्यादा एक रिस्पेक्ट देते हैं और आज उनके नाम पे हम काफी सारे अवार्ड भी हमारे उत्तराखंड में दिया जाता है महिलाओं को। तो इस तरीके से ये रीन में हुआ था बाज बहादुर चंद और गढ़वाल डायनेस्टी के बीच का एक ये छोटा सा हमारा चैप्टर था। तो इसको एक्नॉलेज करना काफी जरूरत था। तो अब आते हैं फिर से बाज बहादुर चंद पे। तो जो बाज बहादुर चंद थे इन्होंने काफी ज्यादा रिलीजियस इनको माना जाता था, रिलीजियस इनको माना जाता था, रिलीजियस किंग इनको माना जाता था। इन्होंने काफी सारे मंदिर बनाए, जिसमें से एक था एक हथिया देवाल, पिथौरागढ़ के थल डिस्ट्रिक्ट के बलतर गांव में एक हत्या देवाल, इसका इन्होंने स्टेब्लिशमेंट कराया था। जो कि माना जाता है कि एक पत्थर, सिंगल स्टोन में इनकार करके सिंगल हैंड से बनाया गया है। सिंगल हैंड से ये मंदिर बनाया गया है, ठीक। और इन्होंने एक टाउन की भी एस्टेब्लिशमेंट करी थी, जो आज बाजपुर के नाम से जाना जाता है तराई रीजन में, ठीक। और इन्होंने एक लैंड डोनेट करी थी, लैंड डोनेट करी थी, और 4 विलेज, एक लैंड और 4 विलेज डोनेट करी थी, जिसको हम गूंथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गूंथ के नाम से जाने जाते हैं। इसमें क्या होता था, जो कैलाश मानसरोवर यात्री होते थे, कौन? कैलाश मानसरोवर यात्री थे, उनके लिए फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराते थे ये लोग, ठीक। फूड और शेल्टर क्या कराते थे? प्रोवाइड कराते थे। और ये काफी ज्यादा रिलीजियस थे। और इन्होंने फिर हर हर जो हरबोला था उनकी ड्यूटी चेंज करती थी। हम हरबोलास के बारे में पीछे पढ़ के आए थे, तो हरबोलास की ड्यूटी इन्होंने बाद में चेंज करा दी थी कि एवरी मॉर्निंग मंदिर में वेकअप कॉल देंगे। कहाँ? वेकअप कॉल देंगे मंदिर में जाके, जिसमें वो शाउट करेंगे हर 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 शाउट करेंगे, ठीक। ये उनका उन्होंने कर दिया था। और एक नया उन्होंने पोस्ट बनाई थी जिसको हम मठपाल आज भी जानते हैं, जो कि थे गार्डियन, गार्ड ऑफ टेम्पल्स, ठीक। ये था। तो इतने सारे काम बाज बहादुर चंद ने अपने काम में कराए थे। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के जो राजा होंगे उसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।
थैंक यू सो मच। कोई भी